स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU वाराणसी। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 नए आपराधिक कानून के अंतर्गत यह मेरा 5वां लेक्चर है, जिसका टाइटल है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य तथा संयुक्त आपराधिक दायित्व। इस लेक्चर के अंतर्गत ये देखने का प्रयास करेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई संयुक्त रूप से अपराध किया जाए तो लायबिलिटी क्या होगी आपराधिक विधि के अंतर्गत, उसे इस अध्याय के अंतर्गत मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सूचना को एक जगह लाने का प्रयास किया है। भारतीय संसद के द्वारा हाल ही में वर्ष 2023 में बनाए गए भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले IPC 1860 को रिप्लेस किया गया है, जिसमें धारा 34 में दिया गया था समान आशय, धारा 149 में दिया गया था कॉमन ऑब्जेक्ट। अब उसी बात को IPC की धारा 3(5) में लिखा हुआ है। अब आप स्क्रीन पर देखें तो मैंने स्लाइड के माध्यम से समान आशय, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट को अलग अलग रूपों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के अंतर्गत कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया गया और BNS की धारा 189 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य को किया गया। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले देखें। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी अपराध को उन सभी के समान आशय के आकर्षण में कारित करना, ये ग्रुप लायबिलिटी है। संयुक्त रूप से सभी सदस्य उत्तरदायी होंगे। यहाँ समान उद्देश्य में एक टेक्निकल शब्दावली का उपयोग किया है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा उनके समान उद्देश्य के अग्रसर में कोई अपराध किया जाना उस पूरे समूह को संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाता है। अब इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज कॉमन इंटेंशन। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3 उपधारा 5 के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि जब कोई अपराध एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उन सभी के समान आशय के अग्रसर में किया जाता है तो उस घटित अपराध के लिए वे सभी सदस्य उसी प्रकार उत्तरदायी होंगे मानो कि वह अपराध किसी अकेले एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। अर्थात उस समूह के सभी सदस्य उस घटित अपराध के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, उसी रूप से उत्तरदायी होंगे मानो कि वह अपराध किसी अकेले व्यक्ति ने ही किया हो। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने की बात है। एक तो यह है कि कोई अपराध किया गया हो और दूसरी बात कि वह अपराध सभी एक से अधिक व्यक्ति अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, उन सभी के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कोई अपराध कारित किया गया है तो माना जाएगा, कानून लॉ प्रिज्यूम करती है कि वह अपराध किसी अकेले व्यक्ति के द्वारा ही किया गया हो। मानो कि वह अपराध किसी अकेले व्यक्ति के द्वारा ही किया गया हो और वह व्यक्ति उस घटित अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब पूरा समूह उस अपराध के लिए, अगर भले ही वो अपराध किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, लेकिन वह जो अपराध है एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो सभी सदस्यों के कॉमन इंटरेस्ट के लिए, समान हित के लिए, तो उस एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए पूरा समूह आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगा। यद्यपि लैटिन सूत्र क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट परसी, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट परसी, जिसका इंग्लिश अर्थ है कि वन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, जो उसका हिंदी तात्पर्य है कि जो किसी दूसरे के बिहाफ पे कार्य करता है वह स्वयं कार्य करता है। यह इंग्लिश लॉ का
अंग्रेजी विधि के अंतर्गत एक स्थापित सिद्धांत है। टॉर्ट में खास करके अपकृत्य विधि के अंतर्गत यह एक मान्य सिद्धांत है और यही सिद्धांत आपराधिक विधि के अंतर्गत भी लागू होता है कि जहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कार्य करता है तो वह न केवल वह उत्तरदायी होगा बल्कि जिसके लिए वह काम कर रहा है वह भी या वे लोग भी उस कार्य के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अब इस BNS 2023 के धारा 3 उपधारा 5 के अंतर्गत जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया कॉमन इंटेंशन, आशय समान आशय के लिए, आशय समान से तात्पर्य यहाँ पे रणनीति के साझा करने से है, योजना शेयरिंग या प्लान योजना के साझा करने से है कि जब योजना को सभी सदस्यों में साझा कर दिया जाए तो ये कहा जाएगा कि ये समान आशय है, सभी सदस्यों का एक कॉमन इंटेंशन है, सभी सदस्यों का एक साझा योजना, चूँकि प्लानिंग शेयरिंग या प्लान एमंग ऑल मेंबर्स कि जो सभी सदस्यों में अगर योजना को शेयर कर दिया गया तो माना जाएगा कि वह सभी सदस्य क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी बातें सभी सदस्यों को मालूम हो गई। कॉमन इंटेंशन उससे तात्पर्य योजना के साझा किए जाने से साथ ही साथ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी होना चाहिए, विचारों के पूर्व मिलन से है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ द क्राइम, उस क्या अपराध किया जाना, कैसे किया जाना, उसकी पहले से सूचना सभी सदस्यों को होना, ये कॉमन इंटेंशन। और उस योजना के अनुसरण में एक व्यक्ति के द्वारा सभी के फायदे के लिए यदि कार्य किया जा रहा है तो कानून ये कहती है कि उस समूह के, उस सदस्य के सभी सदस्य आपराधिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ये धारा 3 उपधारा 5 के अंतर्गत 3 बातें ध्यान में रखनी है आवश्यक कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध किया गया हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, दूसरा इनके द्वारा कोई अपराध करना, तीसरा ऐसा अपराध उन सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया है। अगर कॉमन हित, सामान्य हित के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए वह अपराध किया गया है। ये 3 बातें जैसे ही न्यायालय में अभियोजन पक्ष के द्वारा साबित किया जाएगा वैसे ही न्यायालय एज्यूम कर लेगी कि ये अपराध ग्रुप लायबिलिटी है, समूह के द्वारा किया गया अपराध है, इस समूह के सभी सदस्य उत्तरदायी होंगे। अब साबित करने का भार अभियुक्तों पर है कि वे समूह में किस किस रूप में थे या समूह के सदस्य नहीं थे, वे अपराधी नहीं हैं। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि ग्रुप लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए, पूरे समूह की आपराधिक दायित्व निर्धारित करने के लिए धारा 3 उपधारा 5 यह सिद्धांत प्रतिपादित करती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने हेतु सहमत होते हैं और उसमें से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सभी के समान आशय के अग्रसरण में कोई अपराध कारित किया जाता है तो पूरा समूह उस अपराध के लिए उत्तरदायी। इसको दृष्टांत उदाहरण के रूप में समझें। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक ने 2 हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे व्यक्ति ने 2 पैर पकड़े हुए हैं। अर्थात 2 व्यक्ति क और ख, ग को मारना चाहते हैं। ग के दोनों हाथ पकड़े हैं, ख ने ग के दोनों पैर पकड़े हैं। ग के दोनों हाथ और ख ग के दोनों पैर को पकड़कर किसी दीवार में या किसी खंभे में उस ग को लड़ाते हैं। यहाँ पर क और ख के द्वारा ग के दोनों हाथ दोनों पैर को पकड़कर यदि खंभे में लड़ाने से ग की मृत्यु हो जाए तो प्रश्न है कि जो व्यक्ति हाथ पकड़ा हुआ है, क दोनों हाथ पकड़ा हुआ था और सिर उसके हाथ की तरफ था, तो सिर खंभे में लड़ाने से क के द्वारा ग के सिर को खंभे में लड़ाने से उसकी मृत्यु हुई है तो केवल क को उत्तरदायी माना जाए। ख तो मात्र पैर पकड़ा हुआ था, दोनों पैर पकड़ा हुआ था, तो क्या ख भी उस ग की हत्या के लिए उत्तरदायी होगा या मात्र क हत्या के लिए उत्तरदायी होगा? अब यहाँ पर यह निश्चित कर पाना कानून के लिए दुष्कर होगा, कठिन होगा कि चोट किसके तरफ से ज़्यादा कारित की गई,
क के द्वारा या ख के द्वारा। तो यदि ऐसा देखा जाए तो क के द्वारा ग के दोनों हाथ को पकड़ने से सिर चूंकि हाथ की तरफ था और सिर बार बार क ही दीवार में लड़ा रहा था, जिससे कि सिर फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। जबकि ख उसके दोनों पैर को पकड़ करके दीवार में लड़ा रहा था। पैर के पकड़ने से पैर में तो चोटें आई, उसके कमर में की हड्डियां टूटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होता है कि उसके कमर की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डियां टूटी थी। तो ख चूंकि और साक्ष में दिख रहा है, वीडियो क्लिप है, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहा है कि ख केवल पैर पकड़ा हुआ है, पैर में के भाग में पैर टूटा है तो पैर में फ्रैक्चर हुआ, कमर में फ्रैक्चर हुआ। तो ख को केवल घोर क्षति के लिए उत्तरदायी माना जाए और क को ही हत्या के लिए उत्तरदायी माना जाए, ऐसा नहीं है। कानून ये कहता है कि ख भी हत्यारा है। क और ख दोनों संयुक्त रूप से ग के हत्या के दोषी होंगे। ख यह बचाव नहीं ले सकता कि उसने पैर पकड़ा हुआ था और उसके द्वारा दीवार में लड़ाने से केवल मृतक का पैर ही टूटा था, वह मारना नहीं चाहता था, उसके कमर केवल टूटी थी, जबकि सर जो फटा है वह क के द्वारा लड़ाने से, क के द्वारा हाथ को पकड़ने से लड़ाने से हुआ है। ऐसी स्थिति में कानून के लिए भी यह बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि किसका दायित्व कम है, किसका ज़्यादा है, किसको बरी किया जाए, किसको दोषित किया जाए। इस उद्देश्य से कानून ये कहता है कि यहाँ पर उन सभी का आशय जो गिल्टी इंटेंशन था, क्रिमिनल इंटेंशन था, जो स्टेट ऑफ माइंड था, ख का भी वही है जो क का है। इसलिए क और ख दोनों हत्यारे हैं, दोनों हत्या के दोषी होंगे। अब ऐसे ही एक जेल में कैदी की मृत्यु हो जाती है। जेलर भी और डिप्टी जेलर दोनों आपस में सहमत होते हैं। किसी कैदी से विवाद हो जाता है और कहते हैं कि इस कैदी को भोजन नहीं देना है। सुबह 10 से 5 का जो ड्यूटी है वह जेलर का है और 5 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे रात का जो समय होता है उसमें डिप्टी जेलर ड्यूटी पर है। दोनों समयों पर जेलर और डिप्टी जेलर दोनों समयावधियों में उस कैदी को भोजन नहीं दिया जाता, जबकि अन्य कैदियों को भोजन दिया जा रहा है। उसमें 1 या 2 कैदी जिसकी मृत्यु हो जाती है, यह प्रमाणित हो जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि 2 कैदियों की मृत्यु जेलर और डिप्टी जेलर की लापरवाही से हुई है। तो जेलर या डिप्टी जेलर ये नहीं कह सकता कि वह रात में मरा है या दिन में नहीं मरा है। यदि रात में उसकी मृत्यु हुई है तो दिन वाला कैदी जेलर ये नहीं कह सकता कि चूंकि उसके सेवा के तो मेरे कार्य के समय उसकी मृत्यु नहीं हुई इसलिए वह उत्तरदायी नहीं है। चूंकि दोनों का ये दायित्व है कि वह प्रत्येक कैदियों को समय से भोजन, समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। यहाँ पर दोनों हत्या के दोषी माने जाएंगे और दोनों को एक ही अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। तो यह कॉमन इंटेंशन की जो धारा है या समान आशय के अंतर्गत जो लायबिलिटी फिक्स की जाती है वह अपराध के कम या ज़्यादा के आधार पर नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ माइंड, बल्कि मानसिक स्थिति के आधार पर उन सभी के समूह के सभी सदस्यों के आपराधिक दायित्व का निर्धारण किया जाता है। कि चूँकि योजना ही पहले से बनी थी, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स था कि किसको क्या करना है, किसको क्या दायित्व दिया जा रहा है और उसके परिणाम स्वरूप वो अपराध घटित होता है। तो घटित अपराध के लिए सभी समूह के सभी सदस्य उत्तरदायी होंगे। किसी पर कम या ज़्यादा कारावास या पनिशमेंट नहीं हो सकता, सभी को एक समान पनिशमेंट मिलेगा, एक समान दंड मिलेगा। यह कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें समान आशय के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, आप स्क्रीन पर देखें। प्रायर शेयरिंग ऑफ प्लान मैंने बताया। कॉमन इंटेंशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, पूर्व योजना, शेयरिंग ऑफ प्लान, किसके भीतर? समूह के सभी सदस्यों के। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, ये कॉमन इंटेंशन लायबिलिटी के लिए आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही शेयर कर सकते हैं। इस पर इम्पॉर्टेंट केस क्या, महत्वपूर्ण केस क्या है, अब यह जानना आवश्यक है। यह समझने में आसानी होगी कि सामान्य आशय के अंतर्गत कैसे व्यक्ति की लायबिलिटी डिसाइड की जाती है। तो इस पर केस है बारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, AIR 1925, प्रीवी काउंसिल, P.C मैंने लिखा है, प्रीवी काउंसिल। तथ्य को संक्षेप से मैंने स्लाइड में लिखने का प्रयास किया है। अभियुक्त IPC की धारा 302(34) के अंतर्गत अभियोजित किया गया था
अभियुक्त का तर्क कि वह डाकघर के बाहर खड़ा था और इंतजार कर रहा था, उसने हत्या नहीं की, अतः दोषी नहीं है। जजमेंट जो आता है प्रिवी काउंसिल का निर्णय मैंने दूसरी तरफ लिखा हुआ है, हाउस ऑफ लॉर्ड मैंने इसमें जो लिखा हुआ है निर्णय, लॉर्ड समनर के द्वारा निर्णय दिया जाता है कि दे आल्सो एक्ट हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। यह संक्षेप में इस केस का सार है। और अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि बारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट AIR 1924 समान आशय पर, कॉमन इंटेंशन पर बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। तथ्य इस मामले में इस प्रकार से थे कि पश्चिम बंगाल राज्य में संकरी टोला स्थित पोस्ट ऑफिस में जिस समय पोस्टमास्टर पोस्ट ऑफिस के भीतर कैश गिन रहा था, पैसे गिन रहे थे, उसी समय बारेंद्र कुमार घोष और उसके सहयोगी पोस्ट ऑफिस में प्रवेश करते हैं और पोस्टमास्टर से कैश छीनने का प्रयास करते हैं, परंतु पोस्टमास्टर के द्वारा कैश नहीं दिया जाता है, जिससे विरोध करने पर बारेंद्र कुमार घोष का एक सहयोगी पोस्टमास्टर के ऊपर गोली चला देता है और उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है। पोस्ट ऑफिस के अन्य सदस्यों के द्वारा विरोध करने पर, पीछा करने पर हत्यारा हत्या कर भाग जाता है। बारेंद्र कुमार घोष जो पोस्ट ऑफिस के बाहर गेट पर खड़ा था और गेट पर बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, वह भी अपने सहयोगियों को भागता हुआ देख करके वह भी भागने लगा। डाकघर के पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा पीछा करके बारेंद्र कुमार घोष को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिस समय गिरफ्तार किया गया, बारेंद्र कुमार घोष के पास से भी बंदूक पिस्टल पाई गई, परंतु वास्तव में बारेंद्र कुमार घोष के बंदूक से पिस्टल से गोली पोस्टमास्टर को नहीं लगी थी। जो व्यक्ति पोस्टमास्टर को मारा था वह पकड़ा नहीं जा सका और भाग गया। अब बारेंद्र कुमार घोष को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया गया। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध किया गया। अब ये मामला बारेंद्र कुमार घोष प्रिवी काउंसिल में अपील में जाते हैं। अब प्रिवी काउंसिल को ये डिसाइड करना था, बारेंद्र कुमार घोष का न्यायालय में तर्क ये था कि चूंकि वह उनके पिस्टल से गोली नहीं लगी, वह तो पोस्ट ऑफिस डाकघर के बाहर खड़े थे और मात्र इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्हें हत्यारा न माना जाए, उस हत्या के उत्तरदायी नहीं है। प्रिवी काउंसिल के न्यायाधीश, जिस न्यायाधीश के द्वारा निर्णय सुनाया गया, उस न्यायाधीश का नाम था लॉर्ड समनर। लॉर्ड समनर ने एक विचार व्यक्त किया जिसको आज भी प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह विचार किस न्यायाधीश के द्वारा दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा लाइन ही रहता है कि वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। किस न्यायाधीश के द्वारा कहा गया, न्यायाधीश का नाम भी पूछा जाता है प्रायः। तो लॉर्ड समनर ने बारेंद्र कुमार घोष के उस तर्क को मानने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मात्र बाहर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे, अतः वह दोषी नहीं है। न्यायाधीश के द्वारा, लॉर्ड समनर के द्वारा निर्णित किया गया कि पोस्ट ऑफिस में कैश का लूटा जाना, इस प्लान का पहले ही सभी सदस्यों में साझा कर दिया गया था कि किस सदस्य को कौन सा कार्य करना है। और बारेंद्र कुमार घोष प्री प्लान के तहत, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स के तहत बारेंद्र कुमार घोष को यह दायित्व दिया गया था कि वह पोस्ट ऑफिस के गेट पर खड़ा होकर लोगों को गार्ड के रूप में, लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा के रूप में, कि वह अपराध सफल हो जाए और कैश लूट करके उसके सहयोगी भाग जाएं। विरोध करने पर, प्रतिरोध करने पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को वह अंदर न जाने दे। इसलिए बारेंद्र कुमार घोष को भी योजना की भली बात जानकारी थी और उनको यह दायित्व दिया गया था कि वह बाहर खड़े रहेंगे, इस रूप में रहेंगे। इसलिए घटनास्थल पर उपस्थित होना, योजना का भली भांति से परिचित होना, बारेंद्र कुमार घोष उस पोस्टमास्टर की भी हत्या के
दोषी माने गए और उनको 302 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 302, जिसमें हत्या, किसी व्यक्ति की हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, बारेंद्र कुमार घोष को भी आईपीसी की धारा 34 302 के अंतर्गत उस पोस्टमास्टर की हत्या के लिए संयुक्त रूप से दोषी सिद्ध किया गया। अब दूसरा प्रश्न यह है कि जब अन्य व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाए तो एक व्यक्ति को धारा 34 कैसे लग सकती है, जबकि धारा 34 में लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध की दशा में ही 34 लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में धारा 34 के लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस केवल इतना ही है कि 34 ये कहता है कि जहां चिन्हित हो जाए कि 2 व्यक्ति हैं या 2 से अधिक हैं, 3 हैं, 4 हैं, एक गिरफ्तार हुआ है, अन्य फरार हो गए, तो भी धारा 34 लग सकती है। केवल और केवल आवश्यकता यह है कि बस इतना होना चाहिए कि अपराध 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। व्यक्ति का गिरफ्तार न होना ये पुलिस की अक्षमता हो सकती है, परंतु कानून की अक्षमता नहीं है। कानून ऐसे व्यक्ति को सामूहिक रूप से उस घटित अपराध के लिए उत्तरदायी मानते हुए अकेले किसी एक व्यक्ति को ही दंडित किया जा सकता है, कर सकती है। और अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर या जब उसमें अन्य व्यक्ति कभी भी गिरफ्तार किए जा सकेंगे 5 वर्ष 10 वर्ष पश्चात भी, तो उस 5 वर्ष या 10 वर्ष के समय के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उन सभी अभियुक्तों को धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो यह लॉर्ड समनर का विचार, बारेंद्र कुमार घोष इस पर बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन इंटेंशन पर केस, हाउस ऑफ लॉर्ड का, प्रीवी काउंसिल का ही। इसमें मैंने स्क्रीन पर देखे, मैंने लिखा है समान आशय और समरूप आशय, दोनों में डिफरेंस है। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, आइडेंटिकल इंटेंशन। हिंदी में दोनों को सम लगता है, सम अंतर एक लग रहा है, लेकिन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन बोथ आर डिफरेंट। एक कब कहा गया? प्रीवी काउंसिल ने ही महबूब शाह वर्सेस सम्राट AIR 1943 प्रीवी काउंसिल की केस में निर्णित किया। विचार क्या आया? समान आशय समरूप आशय नहीं है। इस वाद में तथ्य इस प्रकार से थे कि महबूब शाह को मृतक की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत अभियोजित किया गया था। महबूब शाह और वली शाह के द्वारा मृतक अल्लाह आदाद के ऊपर उस समय हमला किया गया जब अल्लाह आदाद लकड़ी का गट्ठर काटकर वह नदी के माध्यम से वापस आ रहा था और महबूब वली शाह के द्वारा, वली शाह के भतीजे ने जब इसका विरोध किया कि वह लकड़ी न काटे, परंतु उसके बावजूद भी विरोध न मानते हुए वह लेकर आने का प्रयास किया। जब वो वापस आ रहा था तो इन लोगों के द्वारा उस पर हमला किया गया और मृतक अंतोगत्वा मृतक मारा गया, अल्लाह आदाद मारा गया। अब यहाँ पर प्रीवी काउंसिल के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या वली शाह और महबूब शाह वास्तव में गोली वली शाह के द्वारा मारी गई थी, जबकि महबूब शाह की गोली से एक व्यक्ति घायल हुआ था। अब यहाँ पर प्रीवी काउंसिल ने माना कि इस मामले में इतना समय ही नहीं था, सहायता की आवाज़ देने पर महबूब शाह और वली शाह का घर से बंदूक लेकर निकलना, इतने समय में मौका ही नहीं मिला कि वह प्रायर मस्तिष्कों का, विचारों का पुनर्मिलन हुआ हो, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ हो, योजना को साझा किया गया हो। उन लोगों ने केवल सहायता की आवाज़ सुन करके बाहर आए कि उसके भतीजे ने जब आवाज़ दी कि मारा जा रहा है, वह बचाने के लिए आए होंगे, न कि मृतक को जान से मारने के लिए। इसलिए इसमें कॉमन इंटेंशन नहीं है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है,
या शेयरिंग ऑफ प्लान नहीं है। यह आशय समरूप हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, वही आशय हो सकता है महबूब शाह का जो वली शाह का था कि इसको मार देना है, लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन का कॉमन होना मतलब प्लान का कॉमन किया जाना, योजना का कॉमन किया जाना, योजना का साझा किया जाना। ये यहाँ पर समरूप है, आइडेंटिकल हो सकता है। तो दोनों में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन में अंतर ये है कि कॉमन इंटेंशन के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ प्लान जरूरी है, पहले से योजना के विषय में जानकारी का होना जरूरी है। जबकि इस मामले में दोनों व्यक्ति का यह आशय रहा होगा कि इसको मार दिया जाए या इसको बचाया जाए, बल्कि मारने का उसका पहले से कोई योजना नहीं थी, इसलिए इस केस को कॉमन इंटेंशन से अलग रखा जाए। तो व्यक्ति का समरूप आशय होना और कॉमन इंटेंशन होना, दोनों में बेसिक अंतर यह है कि कॉमन इंटेंशन के लिए प्लान का प्री प्लान होना जरूरी है, पहले से विचारों का मिलन जरूरी है, और आइडेंटिकल होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह पहले से योजना को साझा किया गया हो। तो ये दो केस इस पर है। नेक्स्ट इस पे देखें, मैंने जो स्क्रीन पर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि जो कॉमन इंटेंशन है घटनास्थल पर भी उपस्थित हो सकता है, अर्थात घटनास्थल पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्तों के मध्य प्रायर मीटिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ प्लान रहा होगा। केस का नाम है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन हुए है कि अभियुक्तों के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आशय समान आशय था। अब इसमें लिखा है कि प्री प्लान का होना आवश्यक नहीं है, पूरी योजना का होना आवश्यक नहीं है। इस केस का साक्ष्य इस प्रकार से, तथ्य इस प्रकार से था कि ऋषिदेव और उसके भाई के ऊपर एक व्यक्ति की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 एलॉन्ग विथ 34 उसके अंतर्गत उसे अभियोजित किया गया था। पड़ोसियों के गवाही के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर कि घटना मृतक और अभियुक्त ऋषिदेव के मध्य बहुत पुरानी दुश्मनी थी और मृतक के घटना के ठीक एक दिन पहले मृतक के पास ऋषिदेव और उनके भाई के हाथ में धारदार हथियार के साथ ये दोनों लोग मृतक व्यक्ति के घर पर देखे गए, रात्रि में देखे गए। अब पड़ोसियों के बयान, अभियुक्तों का खुद का बयान और अभियुक्तों का गिरफ्तार किए जाने के पश्चात इनकी निशानदेही पर अस्त्र शस्त्र का बरामद किया जाना, इन साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष को निकालना कि ऋषिदेव और उसके भाई दोनों मृतक की हत्या के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उसमें एक भाई का तर्क ये था कि उसने धारदार हथियार से प्रहार नहीं किया, बल्कि उसके हाथ में डंडे थे, डंडे से उसने मारा। अतः डंडे की चोट इतनी नहीं है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद करने के लिए पर्याप्त हो। अतः इसमें एक भाई को इसका लाभ देते हुए हत्या के अपराध से बरी कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जहां पर अभियुक्त और मृतकों में पुरानी दुश्मनी और उसके पश्चात घटनास्थल पर दोनों का देखा जाना, पाया जाना और उसके पश्चात मृतक के गले पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसकी मृत्यु कायद किया जाना, ये सभी साक्ष्य यह दर्शित करते हैं कि दोनों भाइयों के मध्य यद्यपि पहले कोई योजना न बनाई गई हो, प्री प्लान न रहा हो, परंतु दोनों भाइयों का घटनास्थल पर उपस्थित होना मात्र ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि योजना घटनास्थल पर ऑन स्पॉट बनाई जा सकती है। पहले घटना का अपराध किए जाने की पूर्व योजना का होना सदैव आवश्यक नहीं है। यह शेयरिंग ऑफ माइंड या जो कॉमन इंटेंशन है,
प्लान का साझा किया जाना यह घटनास्थल पर भी हो सकता है। इसके लिए एक दिन, एक समय, एक हफ्ता या एक महीने, एक सप्ताह का होना आवश्यक नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1954 में कहा गया कि साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि यदि साक्ष्य के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों के द्वारा अपराध किया गया है, तो उनके द्वारा किए गए अपराध में तत्काल इमीडिएट उनका योजना प्लान शेयर कॉमन हो सकता है, और शेयरिंग या प्लान पहले का होना, एक दिन पहले या सप्ताह का पहले होना, ये आवश्यक नहीं है। ये कॉमन इंटेंशन घटनास्थल पर भी उपस्थित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैंने ठीक इसके पहले दृष्टांत बताया कि जैसे दो व्यक्ति के द्वारा अगर तीसरे को मारने का प्रयास किया जाता है, तो एक व्यक्ति क और ख दो व्यक्ति अगर ग को मारने का प्रयास करते हैं, क ग का दो हाथ पकड़ता है, ख जो है वह ग का दो पैर पकड़ता है, और दोनों उसको दीवार में तब तक उसको लड़ाते हैं जब तक कि ग की मृत्यु नहीं हो जाती। तो यहाँ पर क और ख दोनों का समान आशय है, दोनों का कॉमन इंटेंशन है। इसके लिए एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले या एक महीने पहले की योजना का होना आवश्यक नहीं है। उनके द्वारा किए गए कार्य के परिणाम के आधार पर, कार्य करने के तरीके के आधार पर न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकती है कि इन दोनों लोगों का जो इंटेंशन है वह कॉमन है। यह भले 1 मिनट पहले हुआ हो, 5 मिनट पहले हुआ हो, आवश्यक नहीं कि एक दिन पहले या एक हफ्ते, सप्ताह पहले ये योजना बनी हो। किए गए कार्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि इंटेंशन कॉमन था या नहीं था। और ये जो सामान्य आशय है, ये घटना स्थल पर भी डेवलप हो सकता है, ऑन स्पॉट डेवलप हो सकता है कि ऑन स्पॉट ये लोग प्लान कर लें कि इसको इस रूप में मारना है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत हो जिससे यह साबित हो कि योजना एक हफ्ता पहले, एक सप्ताह पहले, एक माह पहले की बनाई गई हो, तभी हम कॉमन इंटेंशन धारा 34 के दायरे में लाएंगे। यह घटनास्थल पर ऑन स्पॉट डेवलप हो सकता है अभियुक्तों के मध्य, और ऐसा न्यायालय साक्ष्य के आधार पर, तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर जो है निष्कर्ष निकाल सकती है। तो एक यह भारतीय केस माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस ऋषिदेव के केस में कहा गया। नेक्स्ट देखें, अब यह है समान उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट। अभी तक तो मैंने बताया कॉमन इंटेंशन, अब यह है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देखें। पहले मैंने लिखा है शेयरिंग ऑफ प्लान, सेकंड पे लिखा हुआ है अनलॉफुल असेंबली का होना। किसी एक सदस्य के द्वारा सभी के समान उद्देश्य के अनुसरण में किया गया कार्य समूह के सभी सदस्यों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराता है। कॉमन ऑब्जेक्ट को जो भारतीय न्याय संहिता अभी बनी है BNS, उसके धारा 189 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। सेक्शन 189 के अंतर्गत विरुद्ध जमाव अर्थात 5 या अधिक सदस्य आपराधिक बल के द्वारा। अब समान उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट के अनुसरण में किए गए अपराध के लिए समूह के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इस बात का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 के अंतर्गत किया गया है। अब इसको देखते हैं विस्तार से किसमें क्या प्रावधान किया गया है। BNS 2023 की धारा 189 189 यह प्रावधानित करती है कि जब विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा कोई अवैध कार्य उन सभी के समान उद्देश्य के अग्रसर में किया जाए, तो उस समूह के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उस घटित अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। अब इसमें एक शब्दावली जो टेक्निकली जोड़ा गया है कि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा उन सभी के समान उद्देश्य के अग्रसर में कोई अपराध किया जाए, एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अनलॉफुल असेंबली इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल, सभी सदस्यों के समान उद्देश्य के अग्रसर में कोई अपराध किया जाए तो समूह के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। अर्थात अनलॉफुल असेंबली का अर्थ यहाँ पे समझना है
कि कोई असेंबली अनलॉफुल कब कही जाएगी। आप सभी को यह जानकारी छात्रों को होगी कि भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि, भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। उसी प्रकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) ख के अंतर्गत व्यक्तियों को, नागरिकों को सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) ख के तहत सभा एवं सम्मेलन कर सकता, असेंबली कर सकता है, समूह बना सकता है और समूह और सभा के माध्यम से वह अपनी लोकतांत्रिक मांगों को सरकार के समक्ष रख सकता है। यह प्रावधान संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) ख के अंतर्गत वर्ष 1950 में ही दे दिया गया, जिससे भारतीय नागरिक अपनी लोकतांत्रिक मांगों को समूह में सम्मेलन करके, सभा सम्मेलन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख सकें। परंतु वहीं पर जहां पर संविधान देश की सर्वोच्च विधि भारतीय नागरिकों को सम्मेलन की स्वतंत्रता की आज़ादी प्रदान करती है, असेंबली की आज़ादी प्रदान करती है, वहीं पर दूसरी तरफ राज्य को भी अधिकार दिया गया है कि राज्य नागरिकों के इन अधिकारों पर, स्वतंत्रताओं पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। जहाँ पर ऐसे सभा और सम्मेलन करने से लोक व्यवस्था प्रभावित होगा, सदाचार प्रभावित होगा, वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होगा, वहाँ पर राज्य ऐसी सभा एवं सम्मेलन को तितर बितर कर सकती है, डिस्पर्स कर सकती है या सदस्यों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। उसी के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जहाँ पर 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित समूह का उद्देश्य यदि सरकार का विरोध करना, भारत में स्थापित विधि द्वारा स्थापित सरकार का विरोध करना, भारत में स्थापित किसी भी सरकार के सरकारी आदेश का विरोध करना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, न्यायालय के आदेशिका के पालन के अनुवर्तन का विरोध करना, अगर ऐसा किया जाता है तो 5 या 5 से गठित सदस्यों का समूह, विधिपूर्ण समूह, लॉफुल असेंबली, उसी समय अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाएगी जिस समय उस लॉफुल असेंबली का उद्देश्य धारा 189 के अंतर्गत बताए गए 5 उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य हो जाता है। अर्थात 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित असेंबली लॉफुल होगी, विधिपूर्ण असेंबली मानी जाएगी जब तक वह लीगल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल कार्य कर रहे हैं। परंतु 5 या 5 से अधिक सदस्य से गठित सभा समूह जब सरकार के विरुद्ध, सरकार के आदेशों की अवहेलना, न्यायालय के आदेशों का विरोध प्रतिरोध, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसी क्षण वह लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाएगी और लॉ प्रिज्यूम कर लेगी, कानून यह प्रिज्यूम कर लेता है कि यह 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित विधिपूर्ण सभा अनलॉफुल असेंबली हो गई है। अब यह अवैध अनलॉफुल असेंबली हो गई है और अनलॉफुल असेंबली जैसे होगी वैसे स्टेट मशीनरी, पुलिस को पावर मिल जाता है कि उस अनलॉफुल असेंबली को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उस अनलॉफुल असेंबली के सदस्यों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब इसको धारा 189 बीएनएस के अंतर्गत दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से कैसे समझें। जहां पर 5 या 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा न्यायालय के आदेशों के एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन में विरोध उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ पर वह असेंबली अनलॉफुल मानी जाएगी। वह जो सभा है, सम्मेलन है, वह समूह है, अवैध समूह माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर न्यायालय के द्वारा किसी ग्राम प्रधान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ग्राम प्रधान
गांव का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते वह गांव का चर्चित व्यक्ति भी है। उसके पीछे उस गांव की एक जनसंख्या जिसने उसे चुनाव में जिताया है, उस गांव का वह लोकप्रिय नेता है। परंतु साथ ही साथ उस ग्राम प्रधान ने कोई कानूनी किसी सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है। अब उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहा है, वह भगोड़ा घोषित हो गया। न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस उसको गिरफ्तार, न्यायालय के वारंट को लेकर गिरफ्तार करने आती है। अब उस न्यायालय के आदेशिका का विरोध किया जाता है, ग्रामीणों के द्वारा विरोध करती। ग्रामीण कहते हैं कि हम इसको अपने चर्चित नेता को नहीं ले जाने देंगे। यहाँ पर ग्रामीणों का विरोध किया जाना, 5 या 5 से अधिक हैं चूंकि, तो यह असेंबली अनलॉफुल मानी जाएगी। पूरे गांव की सभा पर, पूरे गांव के लोगों पर, जिन लोगों ने भी न्यायालय के आदेशिका के अनुवर्तन के पालन एग्जीक्यूशन में विरोध उत्पन्न किया है, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, शांति भंग की कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक ये हो गया। दूसरा, सरकारी कार्यकाज में बाधा उत्पन्न करना। पुलिस किसी कार्य के लिए गई है, कोई कहीं पर अतिक्रमण हटाने के लिए, नगर निगम का कोई दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए गया हुआ है, अवैध इंक्रोचमेंट हुआ है, वहाँ पर 5 या 5 से अधिक जमूह सदस्यों का जमाव उस सरकारी कार्यकाज में बाधा उत्पन्न करता है, यह अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। और धारा 189 के दायरे में पुलिस को यह पावर है कि वह यथोचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई कर सकता है। इसी बात को सेक्शन 189 के अंतर्गत लिखा हुआ है। अब इसी बात को नेक्स्ट स्लाइड पर देखें। घटना स्थल पर उपस्थित होना मात्र, मैंने लिखा है इसको, घटना स्थल पर उपस्थित होना मात्र विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं माना जा सकता। कैसे? अब इसको मैंने लिखा सेक्शन 189, 5 या अधिक व्यक्तियों से गठित विधिपूर्ण जमाव कब विधि विरुद्ध जमाव होगा? जब उसका उद्देश्य सरकार के विरुद्ध कार्य करना हो जाए, विधिपूर्ण कार्य में प्रतिरोध उत्पन्न करना होगा। ठीक, मैंने भी इसके पहले उदाहरण दृष्टांत बताया है। क्यों ऐसा करने की आज़ादी दी गई है संविधान की? दूसरी तरफ मैंने लिखा है अनुच्छेद 19 ख के अंतर्गत सभा सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम दी गई है, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। दूसरी तरफ सेक्शन भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 भी, 189 भी है कि अगर इसमें कोई समस्या उत्पन्न की जाएगी सरकारी कार्यकाज में, तो पुलिस उसमें अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना स्थल पर उपस्थित होना मात्र ही किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका आपराधिक आशय न हो। उदाहरण के तौर पर छात्रों का, 50 छात्रों का समूह जो पहले से किसी स्थान पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, अब वहाँ से उठ करके वह 50 छात्रों का समूह आगे की तरफ तोड़ हिंसक हो जाता है। उसमें 5-10 छात्र ऐसे भी आ जाते हैं जो मूकदर्शक के रूप में, जो उस रास्ते पर कहीं बाजार में या कहीं बाहर गए होते हैं, परंतु वो भी उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और जैसे विश्वविद्यालय कैंपस में वह प्रवेश करते हैं, उनको ज्ञात होता है कि अगला आगे जो ये 50 छात्रों की भीड़ जा रही है, ये हमारे ही हॉस्टल के हैं, और जो पीछे 10 छात्र कहीं से बाहर से घूम के आ रहे हैं, ये भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 50 छात्रों, जो हॉस्टल के 50 छात्र हैं, ये किस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किस कार्य के लिए हिंसा कर रहे हैं। और उसी समय पुलिस आती है, सभी 60 छात्रों को पकड़। यहाँ पर जो 10 छात्र अलग से जुड़े हुए हैं, क्या इन 10 छात्रों का उस अनलॉफुल असेंबली में सम्मिलित होना, अनलॉफुल असेंबली का भाग होना मात्र ही वो अपराधी हो गए? कानून ये कहती है ऐसा नहीं है। यदि ये साबित हो जाए कि ये 10 छात्र जो बाद में आए हैं, उनको पहले के छात्रों की गतिविधि का कोई भान या ज्ञान नहीं है, तो अनलॉफुल असेंबली का सदस्य मात्र होना ही उन्हें अपराधी नहीं बनाता और उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपराधिक विधि के अंतर्गत ऐसा प्रावधान 189 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब दूसरा, इसको स्लाइड में देखें स्क्रीन पर, समान आशय और समान उद्देश्य में डिफरेंस क्या है? एक तरफ मैंने लिखा है समान आशय, दूसरी तरफ लिखा है समान उद्देश्य। कॉमन इंटेंशन के लिए पहला मैंने लिखा हुआ है पूर्व योजना का होना, दूसरा लिखा है 2 या अधिक सदस्य का होना। स्वाभाविक है, सेक्शन 3 उपधारा 5 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि 2 या अधिक सदस्य होने चाहिए। समान उद्देश्य के लिए लिखा है कि पूर्व योजना जरूरी नहीं है, प्री प्लान होना जरूरी नहीं है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। कॉमन ऑब्जेक्ट
के लिए 5 या अधिक सदस्य का होना जरूरी है। और तीसरा लिखा हुआ है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना जरूरी है। अब ये तो संक्षेप में मैंने इसको स्क्रीन के माध्यम से, स्क्रीन पर आप देखें, मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड था मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग और कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसको स्क्रीन पर आप देखें। मॉब लिंचिंग में ऑल ऑफ सडन भीड़ के द्वारा हिंसा की जाती है, पूरी योजना नहीं होती है। और कॉमन इंटेंशन में मैंने लिखा है कि सामान्यतः यह प्रायर प्री प्लान्ड होता है। हाल ही के वर्षों में देखा गया, लिंच मतलब होता है मारना, हाँ, मॉब मतलब भीड़ के द्वारा पत्थरबाजी करना, लिंच करना। तो अभी हाल के वर्षों में देखा गया कि प्रायः एक समुदाय विशेष के द्वारा दूसरे समुदाय विशेष पर आक्रमण करना, हमला करना, या किसी भी जातिगत विद्वेष से या क्षेत्रीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष से ये हमले के मामले जो है बढ़े हैं। तो उसको एक नया नाम दे दिया गया, जबकि ये लिंचिंग शब्दावली भारत में कभी भी नहीं रहा है, न सभ्यता संस्कृति से इसका लेना देना नहीं रहा। लिंचिंग शब्दावली वैसे गल्फ कंट्री या असभ्य देशों के अंतर्गत अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। लिंच करना पनिशमेंट का एक माध्यम है, दंड देने के लिए उसको पब्लिकली जो है वो लिंचिंग करते हैं। अब इसको एक शब्दावली दे दिया गया मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग के अंतर्गत और कॉमन इंटेंशन में बेसिक अंतर है कि जहां पर भीड़ में एकाएक ऑल ऑफ सडन किसी बात को लेकर के आक्रोश हो जाए और वह जो मॉब है, भीड़ है, हिंसा पर उतारू हो जाए, हिंसक हो जाए। उस भीड़, सभी भीड़ का एक आशय हो सकता है, सिमिलर समरूप आशय हो सकता है कि इसको मार देना है, लेकिन कॉमन नहीं हो सकता है। कॉमन इसलिए नहीं हो सकता है कि इस भीड़ के सभी सदस्यों को उस प्लानिंग, उसकी योजना ही नहीं है, उस क्या करना है इस बात की जानकारी भीड़ के सभी सदस्यों का होना जरूरी है कॉमन इंटेंशन के लिए। जबकि मॉब लिंचिंग के अंतर्गत कॉमन इंटेंशन सम्मिलित नहीं है। मॉब लिंचिंग के सदस्यों के ऊपर धारा 34 तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक ये साबित न हो जाए कि ये मॉब भीड़ के द्वारा प्री प्लान, पूरी पूर्व निर्धारित योजना के तहत उस व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष पर हमला किया गया है। तो दोनों के अंतर्गत ये बेसिक डिफरेंस है कि कॉमन इंटेंशन के लिए जो है योजना का प्री प्लान होना जरूरी है, और इसके लिए मॉब लिंचिंग के लिए प्री प्लान होना, ये ऑल ऑफ सडन एक आक्रोश है जो अचानक होता है, इसमें समय ही नहीं होता कि योजना को साझा किया जाए। और ये सामान्यतः अनलॉफुल असेंबली माना जा सकता है कि वो 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित जो है उसका सभा, वह असेंबली अनलॉफुल है क्योंकि जो विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। परंतु कॉमन इंटेंशन की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें योजना का साझा नहीं किया जा रहा है। तो इस रूप में कॉमन इंटेंशन और मॉब लिंचिंग को मैंने ये दोनों में अंतर स्थापित करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। अब इन दोनों के आधार पर जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से तात्पर्य कि व्यक्ति घटना स्थल पर उपस्थित न भी हो परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य से, उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जाए जो योजना, पूरी योजना के तहत प्री प्लान किया जाए, तो भी वह उस घटित अपराध के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। तो इसके अंतर्गत मैंने मॉब लिंचिंग, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन को बताने का प्रयास किया है। कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत चूंकि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में बेसिक अंतर यह है कि कॉमन इंटेंशन में सामान्य आशय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है धारा 3 उपधारा 5 को लागू करने के लिए, जबकि अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 या न्यूनतम जो संख्या वो 5 है। मिनिमम 5 सदस्यों से गठित सभा को, मिनिमम 5 सदस्यों से गठित समूह को अनलॉफुल असेंबली की संज्ञा देते हैं।
जबकि कॉमन इंटेंशन के लिए मिनिमम 2 सदस्यों का होना जरूरी है। अभी दोनों में अंतर स्थापित करने की बात हो रही है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो समूह के संख्या के आधार पर अंतर हो गया कि इसमें मिनिमम 2 होते हैं और कॉमन ऑब्जेक्ट में मिनिमम 5 होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वह उसके नेचर पर है। कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है, शेयरिंग ऑफ प्लान है। कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री प्लान का होना जरूरी नहीं है, शेयरिंग ऑफ प्लान होना जरूरी नहीं है। तीसरा, कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत अभियुक्त घटनास्थल पर भी ये साझा किया जा सकता है। घटनास्थल पर भी ये कॉमन इंटेंशन कॉमन हो सकता है अभियुक्तों का, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत असेंबली का उद्देश्य विधिपूर्ण सभा को अनलॉफुल तभी माना जाएगा जब धारा 189 में बताए गए 5 उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य ऑब्जेक्ट हो। छठा नहीं, 5 में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर है, 5 या 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा 5 प्रकार के कृत्य किए जाएं, तो कानून ये कहती है कि ऐसा समूह अब अनलॉफुल हो गया है। वे 5 एक्टिविटी क्या हैं? यदि 5 या 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाए जो भारत सरकार, राज्य सरकार के विरुद्ध हो। दूसरा, सरकारी कार्यकाज में बाधा उत्पन्न किया जाए। तीसरा, न्यायालय के आदेश के अनुवर्तन में बाधा उत्पन्न किया जाए। चौथा, न्यायपालिका की अवमानना की जाए, मानहानि की जाए, उसकी गरिमा को कम किया जाए। इसमें से कोई भी कृत्य किया जाए तो माना जाएगा कि ये असेंबली, जो 5 लोगों की जो असेंबली समूह है, वो अब अनलॉफुल हो गया है। अब इनके द्वारा अगर कोई मर्डर कर दिया जाए, 5 या 5 लोगों के द्वारा कोई हत्या कर दिया जाए, लूट कर दिया जाए, तो ये माना जाएगा कि ये समान उद्देश्य के अग्रसर में अपराध किया गया है। इसलिए धारा 189 और उस घटित अपराध लूट या मर्डर के साथ इसको पढ़ा जाएगा। तो ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ये 2 बातें हो गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समान आशय के कॉमन इंटेंशन को, जो पहले भारतीय दंड संहिता, जो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 34 के अंतर्गत था, उसमें कहा गया कि अभियुक्त का सशरीर घटनास्थल पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। सेक्शन 34 मतलब समान आशय के धारा के समान आशय के अंतर्गत केस को लाने के लिए आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त का घटनास्थल पर सशरीर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अर्थात अभियुक्त फिजिकल सशरीर उपस्थित हुए बिना भी प्री प्लान, पूर्व योजना के तहत अगर अपराध करता है तो भी वह उत्तरदायी होगा। कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें अभियुक्त बिना सशरीर घटनास्थल पर उपस्थित हुए भी वह अपराध को अंजाम दे सकता है, जैसे चीटिंग का है, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि 5 लोगों ने मिलकर के यह योजना बनाई कि सरकार से प्राप्त जो धनराशि है, सरकार ने जो लोन दिया है किसानों को, 5 किसानों ने योजना बनाई कि अब सरकार के द्वारा प्राप्त की गई लोन की धनराशि को वापस नहीं करना है। उन लोगों ने 5 लोगों ने कोई सोसाइटी बनाई, समिति बनाई, और 5 लोगों ने समिति बना करके सरकार से कम ब्याज दर पर लोन लिया कि हम इसको एक वर्ष में, 2 वर्ष में ब्याज सहित सरकार को वापस कर देंगे। परंतु 5 किसानों ने योजना बनाई कि अब सरकार को यह धनराशि वापस नहीं करनी है। तो अब इसके लिए इसमें कोई फिजिकल वायलेंस नहीं हो रहा है कि एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, दूसरे का हाथ तोड़ दिया। कुछ जो शरीर के विरुद्ध अपराध हैं उसमें अभियुक्त का सशरीर उपस्थित होना घटनास्थल पर तो आवश्यक है, परंतु जिस अपराध में हिंसा का तत्व नहीं है, उस अपराध में अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित हुए बिना भी पूर्व निर्धारित योजना के तहत किसी अपराध को अंजाम दे सकता है, और वह घटित अपराध के लिए
वह समान आशय के अनुसरण में किया गया कार्य माना जाएगा। तो इसे समांतर धोखाधड़ी के मामलों में, चीटिंग के मामलों में, आपराधिक न्यासभंग के मामलों में ये ऐसे होते हैं जहां पर अभियुक्त का सशरीर घटनास्थल पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, फिर भी वह समान आशय के लिए वह पूर्व निर्धारित योजना के तहत कोई अपराध कर सकता है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक नया निर्वचन किया है कि जो जहाँ पर हिंसा इन्वॉल्व है, जिन अपराधों में हिंसा होती है, उसमें तो अभियुक्त का घटनास्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन वे अपराध जिसमें हिंसा का तत्व विद्यमान नहीं है, जैसे कि 420 का है, 420 है, फोर्जरी है, आपराधिक न्यासभंग है, इन अपराधों में हिंसा का तत्व उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित हुए बिना भी दूर बैठा हुआ, दूर से भी वह उस अपराध को प्री प्लान, पूर्व निर्धारित योजना के तहत उस अपराध को जन्म दे सकता है, उस अपराध को कर सकता है। यह JM देसाई बनाम बॉम्बे राज की केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि अभियुक्त का सशरीर उपस्थित होना सदैव आवश्यक नहीं है। JM देसाई का मामला। कांतिया बनाम बॉम्बे राज, ये भी एक केस इस पे है, धारा 34 IPC के अंतर्गत। तो इस रूप में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि समान आशय और समान उद्देश्य में ज्वाइंट लायबिलिटी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) और धारा 3 उपधारा 5 और सेक्शन 189 को एक साथ पढ़ेंगे। समान आशय और समान उद्देश्य में अंतर क्या है, और समान आशय और समान उद्देश्य के में डिफरेंस करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसको मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। इसमें प्रीवी काउंसिल का जो 2 केस है, बारेंद्र कुमार घोष और महबूब साहब बनाम एम्परर की केस। महबूब साहब बनाम एम्परर की केस पर भी प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में PCSJ और IAS में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिंधुवाद के नाम से जाना जाता है। सिंधुवाद के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो महबूब साहब बनाम सम्राट का केस है वह सिंध नदी के किनारे घटित हुआ था। तो सिंध नदी इंडस रिवर के पास, तो सिंध नदी के किनारे घटित यह मामला नदी केस के नाम से भी जाना जाता है। केस प्रीवी काउंसिल के हैं, प्रीवी काउंसिल का, और एक तो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है, जे का है। इस केस को आप ध्यान से देखेंगे, को बताने का प्रयास किया है। मॉब लिंचिंग और इसको मैंने बताने का प्रयास किया। अनलॉफुल असेंबली कब होगी, अनलॉफुल कब होगी, यह भारतीय संविधान और दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर भारतीय संविधान को भी मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं पर स्वतंत्रता लोगों सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य को भी पावर दिया गया है कि राज्य हस्तक्षेप। इस व्याख्यान के अंतर्गत मैंने उस प्रयास किया है। दृष्टांत के माध्यम से का प्रयास किया, और इसमें बलवा और तो एक है, रायट एंड अफरे का भी एक है, उसको मैंने अलग से प्रयास किया है। तो यह कुल मिलाकर के जब कभी भी सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली की बात होती है और कॉमन इंटेंशन की बात होती है, तो दोनों को एक साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। तो मुझे यह पूरा विश्वास है कि समान आशय और समान उद्देश्य में डिफरेंस क्या है, केस लॉ के माध्यम से, धारा में लिखी गई बात के माध्यम से, दोनों के इंग्रेडिएंट आवश्यक तत्व क्या हैं, इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इस आशा उम्मीद के साथ कि ये बातें पूरी आप सभी को समझ में आई होगी। निश्चित रूप से यह आप सभी के लिए यह व्याख्यान लाभान्वित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस व्याख्यान को
समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।